यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, थोड़ा ये डिले वीडियो आया, इसके लिए सॉरी। ये है टेस्ट जो हमने कॉस्टिंग का टेस्ट सीरीज 1 डाला था, उसका सजेस्टेड आंसर। जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किया है, टेस्ट सीरीज अब होगा, आप ज्वाइन कर लो। कहाँ से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहीं पे ये आंसर भी अपलोड हो जाएगा, क्वेश्चन भी वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, देखो 40 मार्क्स का था। जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड होता है एज पर आईसीआई, वही टाइम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 आवर एंड 12 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 मार्क्स में 12 मार्क्स के थे और 28 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। ठीक, पहला केस सिनारियो केस सिनारियो क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन वहां पे होगा, पर मैंने छोटा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया। क्या देखोगे तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उनमें ये दो चीजें नहीं दी थी। ठीक, एंड हमने क्या किया कि यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट मैंने एडिशनल दिया है, 4 एंड 5। अब 90% बच्चे अगर कंफ्यूज हुए भी होंगे तो 4th एंड 5 रिक्वायरमेंट में हुए होंगे, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा रिक्वायरमेंट ये नेचुरल ओरिजिनल क्वेश्चन का पार्ट था, तो आपने कहीं भी पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा। ठीक, फिनिश गुड्स है M 20,000 क्वार्टरली, तो एनुअल बोलोगे तो 80,000 हो गया। X लगता है 3 kg, Y लगता है 4 kg, तो कितना कंजम्पशन आ जाएगा? तो ये रहा कंजम्पशन। हमें क्या पूछा है सर? हमें तो पूछा है परचेज क्वांटिटी बताइए रॉ मटेरियल X एंड Y का। X देखो क्या है कि 4% प्रोसेस में लॉस हो जाता है, ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है? तो परचेज क्वांटिटी का, यानी कि सर 100 क्वांटिटी लाता होगा, 4% लॉस हो जाता होगा, तो 96 क्वांटिटी कंजम्पशन के लिए बचती होंगी। करेक्ट, इतना मुझे चाहिए कंजम्पशन के लिए। ये अगर 96 है तो 100 कितना? तो ये आ गया टोटल, इतना परचेज करना पड़ेगा। ठीक, सिमिलरली Y के लिए देखिए, कुछ ट्रांजिट में लॉस है, कुछ प्रोसेस में लॉस है। इंटरेस्टिंग बात, दोनों लॉस निकालना है टोटल परचेज क्वांटिटी पे, यानी कि 100 ले आते होंगे, ट्रांजिट में 2%, 100 का 2% 2 होता है, इतना लॉस 98 मिलता होगा। फिर बनाने गए तो प्रोसेस में लॉस कितना? 5%। किस पे अप्लाई करना है? कुछ नहीं बोलता तो इस पे अप्लाई करते हैं लेकिन बोला है परचेज क्वांटिटी, तो इसका 5%, 5 और गया 93, यानी कि सर अगर 100 यूनिट खरीदेंगे ना तो 93 कंजम्पशन के लिए बचेगा। करेक्ट, मान लो मेरे लिए तो कंजम्पशन क्वांटिटी ये है, तो ये 93 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना? और ये आया टोटल परचेज क्वांटिटी। ये पहला आंसर है, टिक कर लीजिए फटाफट। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट X एंड Y का। X देखो, कहानी में क्या था कि X हम पासी से मंगाते हैं, कोई फ्रेट नहीं लगता, जब ऑर्डर प्लेस रिक्वायरमेंट होती है तब ऑर्डर प्लेस करते हैं, फ्रेट है ही नहीं। लेकिन Y के लिए फ्रेट लगता है कितना? पर ट्रिप 28,000। Y खरीदना कितना है? इतना केजी क्वांटिटी, एक ट्रिप में कितना आता है? सर कंटेनर के कैपेसिटी है 10 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, 10 टन इज इक्वल टू 10,000 केजी। कितना ट्रिप लगाना पड़ेगा? सर इतना खरीदना है, डिवाइड बाय 10,000। ठीक, राउंड ऑफ कर देंगे, अपर साइड 35 ट्रिप। करेक्ट, अब 35 ट्रिप का, अब देख लो मटेरियल कॉस्ट निकालना है, परचेज प्राइस, परचेज क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें कुछ नहीं है, इसमें 35 ट्रिप इंटू 28,000, ये टोटल कॉस्ट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड थर्ड में पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक्स के लिए जब ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट लगी नहीं रहा है तो इसका तो कोई ईओक्यू का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं हुआ।
ठीक, इसीलिए इसका ईओक्यू आएगा 0 या नील बोलो। वाई के लिए ईओक्यू अगर आपको निकालना है वाई का, तो देखिए ये है परचेज क्वांटिटी 2A, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रहा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, सर क्या फ्रेट को ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेते हैं? बताइए जरा, आपने क्या पढ़ा है, फ्रेट को ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेते हैं कि नहीं? सर कोई भी ऐसा चीज ऑर्डरिंग से रिलेटेड जो पर ऑर्डर फिक्स हो, पर ऑर्डर फिक्स हो, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेते हैं। जैसे कि अगर ऑर्डर प्लेस करने गए टेलीफोन करना पड़ेगा, जो समय लगेगा, जो प्रोसीजर है, पेपर वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा, जो डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट ये ऑर्डर प्लेस करती है, ये सारे खर्चे फिक्स है, जब जब ऑर्डर करोगे ये करनी ही पड़ेगी, तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट में लेते हैं। ठीक, अगर फ्रेट पर ऑर्डर फिक्स है, चाहे आप कितना भी मंगाओ, एक बार ऑर्डर करने का उतना ही लगेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट लेंगे। फ्रेट क्वांटिटी बेस्ड है, यानी कि कम मंगाओगे तो कम लग रहा है, ज्यादा मंगाओगे तो ज्यादा, पर ऑर्डर का हिसाब नहीं है, तो उस केस में नहीं लेते, कुछ भी नहीं बोलता तो नहीं लेते हैं फ्रेट को। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेट क्या बोल रहा है, फिक्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यही है। कैरिंग कॉस्ट ये रहा। कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है? कैरिंग कॉस्ट में सर बहुत चीज आता है। स्टोरेज का खर्चा आता है कैरिंग कॉस्ट में, जो इन्वेंट्री में पैसा फंसा है उस पर जो इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, वो आता है। कुछ रखे रखे इन्वेंट्री खराब हो जाते हैं, होल्डिंग जो इन्वेंट्री होल्ड कर रखा है ऑब्सोलेट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, उसका लॉस आता है। यहाँ पे 15% दिया है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने का रेट। ठीक, यूजुअली हम क्या करते हैं 15% परचेज प्राइस का अप्लाई करते हैं, करेक्ट, और वो भी प्री एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो परचेज प्राइस का नहीं, कॉस्ट पर यूनिट का 15% अप्लाई किया था, हम भी कोई बात नहीं कॉस्ट पर यूनिट का अप्लाई कर देते हैं, ये आया और ये आएगा क्या, ईओक्यू। एजम्पशन लिख देंगे छोटा सा, क्योंकि जो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो वो माना जाता है, एक्सप्रेस किया गया है एज अ सर्टेन परसेंट ऑफ परचेज प्राइस। नेक्स्ट, अगर सेफ्टी स्टॉक को 2000 से कम कर दिया जाए यूनिट, तो क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सेफ्टी स्टॉक कितना है सर 5000 है। ठीक, वाई के केस में एक्स का सेफ्टी स्टॉक हम रखते ही नहीं है, वाई का सेफ्टी स्टॉक है 5000, करेक्ट। 2000 से कम करेंगे तो 2000 से तो सेफ्टी स्टॉक की इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी, तो इस पे कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है 103.68, तो इतना तो कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा ना, तो ये पैसे बच जाएंगे, तो इतने से प्रॉफिट इंक्रीज होगी। क्या ये जो सेफ्टी स्टॉक है इसका 1/2 लेना जरूरी है कैरिंग कॉस्ट अप्लाई करते टाइम? तो 1/2 भी करते हैं एवरेज इन्वेंट्री में, नहीं। कैरिंग कॉस्ट जो है वो सेफ्टी या मिनिमम स्टॉक पे पूरा लगता है, रीऑर्डर क्वांटिटी के आधे पे, ऑन एन एवरेज जो रहता है, जो ऑन एन एवरेज निकालने का तरीका है ये हाफ। ठीक, तो रीऑर्डर क्वांटिटी के हाफ पे लगता है, तो ये 1/2 मत करना, यही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, रीजन सब डिटेल में पढ़ा रखा है लेक्चर में, उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं है आपके लेवल पे, तो मैंने सोचा थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको कैसे सिखाया जाए, थोड़ा नई चीजें लिख के सिखाया जाए। देयर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी दैट अ लीड टाइम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल वाई विल बी स्टॉक आउट। वैसे स्टॉक आउट पता है कैसे निकलता है किसी भी रॉ मटेरियल का? सर ये हमारे सिलेबस में है क्या? स्टॉक आउट के ऊपर एक क्वेश्चन तो है, पर ट्रेडिंग इन्वेंट्री के ऊपर है, जो फिनिश गुड्स होते हैं उसके ऊपर है, आपके बुक में है, ये क्वेश्चन कराया भी है। रॉ मटेरियल का स्टॉक आउट निकालने का तरीका होता है, लीड टाइम कंजम्पशन लेते हैं, कितना लग गया जब इन्वेंट्री ऑर्डर किया, आते आते कितना कंज्यूम हो गया, माइनस रीऑर्डर लेवल, कितना अपने रखे थे जब हमने ऑर्डर किया था, इससे ज्यादा अगर कंज्यूम हो गया तो ऑब्वियसली स्टॉक आउट हो जाएगा।
तो ऐसे नहीं निकालना आपको स्टॉक आउट। मैंने क्या बोला, स्टॉक आउट कितना है, 10% है। किसका, लीड टाइम कंजम्पशन का। यानी कि ये घटाने के झंझट में पड़ो ही मत, ठीक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ना थोड़ा आसान बना दिया। चलो, लीड टाइम कंजम्पशन सर 3,20,000 है पूरे साल का कंजम्पशन, तो ये एक दिन का है। लीड टाइम 12 डे है, ये लीड टाइम कंजम्पशन हो गया, इनटू 10%, तो ये हो गया स्टॉक आउट। आया, ठीक। अब हुआ क्या, स्टॉक आउट अगर हो रहा है तो क्या करोगे, एक तो तरीका है स्टॉक आउट होने दो, प्रोडक्शन बंद करो। दूसरा तरीका है थोड़ा महंगा देके इमरजेंसी में मटेरियल परचेज करके लाओ। लिखा है इमरजेंसी में मटेरियल परचेज किया, 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये लॉस हो गया ना अपने को। चलो ये रहा, ठीक। 4 नंबर एंड 5 नंबर किसी बच्चे से नहीं भी बनाओ, घबराने का नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा था, ये मैंने खुद से इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो नया चीज सीखने को लिए हो गया। जब भी मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, मेरा टेक्निक क्या है कि एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चन होनी चाहिए कि आज तक में क्या पूछा है उसको बेस बना के, उसमें एक दो चीज चेंज भी होनी चाहिए कि एटलीस्ट 70 to 80% बच्चा अटेम्प्ट कर ले पास्ट ईयर की नॉलेज पे, 20% के लिए वो अपनी कंसेप्चुअल दिमाग भी लगाए, क्योंकि आने वाले पैटर्न में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आगे इंस्टीट्यूट में। रटी रटाए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस करके भी एक आध क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने उठा के दिया है पास्ट ईयर से। क्या पूछा है, अंडर ऑब्जर्प्शन या अंडर रिकवरी डब्ल्यूआईपी के हिस्से में कितना आएगा ये बताइए। अच्छा, ये जो है ना, ये देख लेना, मैंने टिक कर दिया है। ये जो डेबिट है ओवरहेड, आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे, कोई भी ओवरहेड जो डेबिट हो रखा है, ये क्या है, ओवरहेड इनकर्ड, यानी कि एक्चुअल ओवरहेड। जब भी ओवरहेड इनकर्ड होता है, एंट्री क्या पास होती है, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलसी। जीएलसी मतलब कैश एंड बैंक या पेएबल। क्रेडिट यानी कि ये सर रिकवर्ड प्रोडक्ट पे चार्ज कितना हुआ, एंट्री कैसे पास हुआ होता। आप लोग तो रिवीजन कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रखा है, इसलिए एंट्री पास करवाओ। डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बताओ ओवरहेड अकाउंट। और प्राइमरली हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये है रिकवर्ड जो क्रेडिट है, और जो डेबिट है ये है क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल और रिकवर्ड का जो डिफरेंस होता है, रिकवर्ड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, अंडर रिकवरी, ठीक। इसको ट्रीट करने का 3 तरीका है, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कॉस्टिंग पीरियड, थर्ड है यूज सप्लीमेंट्री रेट टू रिकवर, ठीक, या एडजस्ट इन कॉस्ट। यहाँ पे अगर हम सप्लीमेंट्री रेट लगाए तो डिश डिवाइड बाई प्रोडक्शन यूनिट आपने पढ़ा होगा, यूनिट दिया नहीं, प्रोडक्शन रुपीज में दिया है, तो कोई बात नहीं, प्रोडक्शन रुपीज में कर लेंगे तो पर रुपी आएगा। अब डब्ल्यूआईपी के हिस्से में ये रहा, इनटू डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कितना है, ये रहा, ठीक। अंडर रिकवरी है, क्या होगा बताओ फटाफट से, सर कॉस्ट में ऐड होगा, एड टू कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी। ये पूछा नहीं है, नॉलेज के लिए थोड़ा ऐड कर देते हैं, एड टू कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी। ये क्वेश्चन मार्क कर लो जरा इसको, इंपॉर्टेंट। इस वेराइटी का जैन या मई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, 2021 में पहली बार क्वेश्चन आया था किसमें, आरटीपी में, ठीक। देन अगेन इसमें आरटीपी नहीं, एमटीपी में केस स्टडी सिनेरियो आया, एमटीपी में केस स्टडी सिनेरियो आया, एंड ऑलरेडी ये क्वेश्चन सीएमए के भी एग्जाम में एक बार आ चुका है। ये जो मैंने दिया है ये सीएमए के एग्जाम वाला ही क्वेश्चन आपको दिया था। पूछा क्या है, सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, मटेरियल कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट, एंड यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए।
ये देखो हमें कितना परचेज करना है, 1200 kg। अलग अलग लॉट साइज के लिए अलग अलग प्राइस दिया है। हम जो परचेज कर रहे हैं वो इस लॉट में है, एंड 1000 से 1500 तक परचेज किया, रेट क्या लगेगा 2000। ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ देखो परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जीएसटी है रॉ मटेरियल पे 12%, एंड बोला ही नहीं है क्रेडिट अवेलेबल है, तो क्या एज्यूम कर लेंगे, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। 12% जीएसटी डाला, ये आया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर देखना जरा। एक कंटेनर में 25 kg आएगा, तो बताओ 1200 डिवाइड बाई 25, ये 48 कंटेनर आ गए। हमें देना है 10 रुपया पर कंटेनर, तो ये आ गया, ठीक, 480। लेकिन जब हम कंटेनर के लिए पे करते तो उस पर भी जीएसटी है 5%, तो इस पे 5% और ऐड करके पे करेंगे, कितना आएगा 504। हमने 504 लिख दिया। कंटेनर रिटर्न करते हैं, वो पैसा मिलता है, वो घटाना होता है, वैसे हम नेट में लिखते हैं। नेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना है। इनवॉइस प्राइस मतलब अमाउंट पेबल टू सप्लायर। सप्लायर को हम क्या देंगे, बिल में जो चार्ज करके देगा। नेट अमाउंट जो रॉ मटेरियल के लिए देना है, कंटेनर के लिए कुछ मांगा है तो वो भी बिल में चार्ज करके देगा, तो हमें पे करना है। नेट इनवॉइस, हमें इनवॉइस क्यों निकालना है, क्योंकि सर एक खर्चा है इंश्योरेंस का, वो इनवॉइस प्राइस पे निकालना है, ठीक। कॉस्ट ऑफ कंटेनर जोड़ा तो ये आ गया इनवॉइस प्राइस। इंश्योरेंस जो है 2.5% इनवॉइस प्राइस पे लगाना है, लगा दिया हमने। फ्रेट दे रखा है, रिटर्न ऑफ कंटेनर 48 कंटेनर है, रिटर्न किया तो 8 रुपीज के हिसाब से ये आया। हम पे करते टाइम जीएसटी दिए साथ में, रिटर्न करते टाइम जीएसटी रिटर्न नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। पता चले आपने यहाँ पे भी 5% जीएसटी कर दिया, नहीं। वैसे जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, 504 माइनस 384 दिया कितना और रिफंड कितना मिल गया, नेट चार्ज करते हैं। नेट क्यों नहीं चार्ज किया मैंने, क्योंकि मुझे इनवॉइस प्राइस चाहिए था ये खर्चा चार्ज करने के लिए। याद रहेगा क्या, चलो तो ये आ गया। उसके बाद स्टोर ओवरहेड अप्लाइड 5% ऑन परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये देखना जरा, एक कंसेप्ट पढ़ा देता हूं यहाँ पे। ये है स्टोर, करेक्ट। जब हम सप्लायर से मटेरियल खरीदते हैं तो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक आने वाले खर्चे मटेरियल कॉस्ट में ऐड होते हैं, मटेरियल कॉस्ट में ऐड होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मटेरियल कॉस्ट में क्या आएगा, तो हमने पढ़ा है परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे, जीएसटी वगैरह नॉन रिफंडेबल टैक्स जोड़ेंगे, एंड ऑल अदर कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। लेकिन सर एक बार यहाँ पे ले दिया तो इसके आगे भी तो स्टोर करने का खर्चा लगता होगा, स्टोर के कुछ ओवरहेड, ठीक। तो वो है ओवरहेड का पार्ट जो हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रीट कर लेते हैं। स्टोर का ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, और रिकवरी रेट निकालते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाता है, ठीक। तो नियम तो ये कहता है। तो ये कौन सा स्टोरेज है, स्टोर का ओवरहेड है जो कॉस्ट में ही, डायरेक्ट कॉस्ट में ही ऐड करना है। तो अगर कह रहा है ऐड करना है तो हम क्या मानेंगे, ये वो ओवरहेड है सर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है मटेरियल पे, इसलिए हम चार्ज कर रहे हैं। नहीं तो ओवरहेड का खर्चा मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। ओवरहेड का खर्चा प्रोडक्ट पे चार्ज होता है, ठीक। वो हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं ओवरहेड चैप्टर में, पर डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं बनता। समझा दिया आपको। चलो 5% चार्ज करना है, 5%। टोटल मटेरियल कॉस्ट बोलता तो इसका 5% लेते, टोटल परचेज बोल रहा है तो इसका 5% लेंगे, ठीक। ये रहा, ये आया 1200 से डिवाइड करोगे पर यूनिट आएगा।
नेक्स्ट, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। एक जमाने में जब आईपीसीसी हुआ करती थी तो ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस मैनुअल में था। ठीक, सिलेबस चेंज हुआ तो हमने भी ये क्वेश्चन रख दिया। ये क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में भी कराया है। ये क्वेश्चन रेगुलर बैच में तो कराते ही कराते हैं सारे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक आर्टिकल 5 ऑपरेशन से होके गुजरता है। ठीक है, एंड फिर फिनिश गुड्स बनता होगा। हर एक ऑपरेशन में कितना मिनट टाइम लगता है ये दे रखा है, किस ग्रेड के वर्कर काम करते हैं और उनका वेज रेट क्या है पर आवर, ये भी दे रखा है। हमें बनाना कितना है एक वीक में? 600 दर्जन। यूनिट में अगर बात करूं 600 दर्जन, एक दर्जन में सर 12 होते हैं यूनिट, 7200 यूनिट बनाने। ठीक, एक हफ्ते में फैक्ट्री 40 आवर्स काम करता है। आपसे पूछो एक वर्कर मैक्सिमम कितना घंटा काम कर सकता है हफ्ते में? जितना घंटा फैक्ट्री चलता होगा, 40 आवर्स। करेक्ट। पूछा गया हर एक ऑपरेशन के लिए बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोला था, इसका एक्चुअल लैंग्वेज होनी चाहिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, बट कोई बात नहीं, ऑपरेशंस पूछा है हम कर देंगे। लेबर कॉस्ट पर दर्जन एंड लेबर कॉस्ट पर वीक। ठीक, ये देखो पहले आवर्स निकाल लिया, जैसे कि पहले का देखो, इतना यूनिट बनाने, एक बनाने में 15 मिनट लगते हैं, ये रहा। तो ये तो टोटल मिनट में आया, डिवाइड कर दिया 60 से तो आवर में आ जाएगा। ऐसे ही सबका निकाल लोगे। नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना इतना घंटा काम करना है ऑपरेशन 1 में, एक इंसान तो 40 घंटे ही काम कर सकता है, तो कितने लोग चाहिए होंगे? 30 आवर डिवाइड बाई 40, यानी कि इतने ऑपरेशंस करो या इतने लोग बोलो, बात बराबर है। ऐसे ही सबका निकाल लोगे। नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट। आवर सर हमें पता है, पर आवर का रेट पता है, इनटू कर दिया तो ये आ गया लेबर कॉस्ट। एक करके मैंने एग्जांपल में बता दिया। लेबर कॉस्ट पर दर्जन, लेबर कॉस्ट पता है, दर्जन कितने बनाने हैं? 600 डिवाइड बाई 600, तो पर दर्जन आ जाएगा। चलो फटाफट से आओ। ये ओवरहेड का क्वेश्चन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का देखो, जब फुल फ्लेज अगर टेस्ट मैंने बाद में लिया तो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं पूछूंगा, क्योंकि पूछ लिया अभी एक। 3 प्राइमरी डिपार्टमेंट है, मेन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 सर्विस डिपार्टमेंट है। करेक्ट। इनडायरेक्ट वेजेज ये ओवरहेड का पार्ट है, हर एक डिपार्टमेंट का दे रखा है। कंज्यूमेबल सप्लाईज इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं इसको, ये भी ओवरहेड का पार्ट है, हर एक डिपार्टमेंट को दे रखा है। जो ओवरहेड हर एक डिपार्टमेंट का पता होता है उसको बोलते हैं एलोकेटेड ओवरहेड, एलोकेशन करके दिया हुआ है। एलोकेशन मतलब स्पेसिफिक ओवरहेड ऑफ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ठीक, ये क्या है सर? कॉमन खर्चे, कॉमन ओवरहेड जो हमें एपोर्शन करना है। बताओ, मशीन से रिलेटेड जो खर्चा है, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, बुक वैल्यू ऑफ मशीन के रेशियो में बांटोगे। बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, ये रहा, जिसमें से 1/3 M1 के लिए है। सर ये है बिल्डिंग का इंश्योरेंस, इसका 1/3 हो जाएगा 1080, ये M1 के लिए है, तो बचा हुआ 2/3 कितना होगा? 2160। ये और सारे डिपार्टमेंट में बचेंगे, M1 का तो हो गया इन 5 डिपार्टमेंट में। ठीक, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है एरिया के बेसिस पे, M2A1। ठीक, स्टोर, इंजीनियरिंग एंड जनरल सर्विस। चलो पावर, हॉर्स पावर आवर दे रखा है। लाइट, लाइट पॉइंट नहीं दिया है, लाइट पॉइंट दिया होता तो उसके, नहीं तो एरिया के बेसिस पे। रेंट, इंटरेस्टिंग बात रेंट के लिए भी है, इतना रेंट है। कह रहा है जो जनरल सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपनी ही बिल्डिंग में है, ये रेंट क्या है? तो ये रेंट सर पेड रेंट होगा, जो हम बाहर वालों को पे कर रहे हैं।
इसको बोला जाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो हम एक्चुअल में खर्चा इनकर्ड करते हैं। अपनी बिल्डिंग में है तो नोशनल रेंट हम चार्ज करना चाहते हैं, 6000 वैल्यू है 8% के हिसाब से, 6000 इंटू 8% 480। बताओ, नोशनल खर्चा का कंसेप्ट है कॉस्टिंग में 100% है। कॉस्ट का तो डेफिनेशन ही है एक्सपेंडिचर इनकर्ड वेदर एक्चुअल और नोशनल, ठीक, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर नोशनल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट है कॉस्ट में, तो क्या ये कॉस्ट पे चार्ज करेंगे? तो नहीं करेंगे। सर फिर आप तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हो, नोशनल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट भी है, कहते हो कॉस्ट में चार्ज भी नहीं करेंगे। देखो, नोशनल एक्सपेंडिचर रेगुलर प्रोडक्ट के प्राइसिंग के लिए, रेगुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट के लिए चार्ज नहीं किया जाता, ठीक। रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना हो तो उसमें हम खर्चे में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन नोशनल एक्सपेंडिचर डिसीजन जब लेते हैं ना, ठीक, तब हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गया। रेगुलर प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के लिए कंसीडर नहीं करते, लेकिन जैसे डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊंगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, सब चीज कंसीडर करना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं लेंगे, ठीक। और कह रहा है दिस कॉस्ट इज इन एडिशन टू अबव रेट, इसके अलावा है ये, यानी कि ये जो रेंट है ये पेड रेंट है। अब ये तो अपनी ही बिल्डिंग में है, तो बचे हुए इन पे ही रेंट बटेगा। कैसे बटेगा? रेंट बढ़ता है सर एरिया के हिसाब से, ठीक। चलो, इतना समझ में आया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू लिख लो फटाफट से। ये देखो, डेप्शन एंड इंश्योरेंस एक ही साथ बांट दिया जोड़ के, ठीक। और ये आया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यह है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जरा इरेज कर देता हूं। इंश्योरेंस का यहाँ पे समझा दिया, रेंट का भी कंसेप्ट यहाँ पे समझा के लिख दिया। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन देखना जरा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कहता है। एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इग्नोरिंग, यहां से इंपोर्टेंट लाइन शुरू हो गया, अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में नहीं बांटेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम, यानी कि सर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने को बोल रहा है, ठीक। सिर्फ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ही सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ जाता है, रीजनेबल बेसिस को ध्यान में रखिए। सर अब सर्विस डिपार्टमेंट तो तीन है, एक जनरल, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जनरल इंश्योरेंस, क्या जनरल सर्विस एंड स्टोर, ठीक। स्टोर के लिए इंफॉर्मेशन दिया है। स्टोर का खर्चा कैसे बढ़ता है? सर डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड, नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन। अब नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन दिया नहीं, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड दिया नहीं, लेकिन एक बढ़िया चीज दिया है, ठीक, कि डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड का रेशियो जो है ना, वो उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में जितने में कंज्यूमेबल है। तो डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड का रेशियो तो नहीं पता, पर वो उसी रेशियो में है जिस रेशियो में कंज्यूमेबल है। तो ये रहा कंज्यूमेबल, ये तो इस रेशियो में बांट दोगे स्टोर का, ठीक है। समझ में आया क्या? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मशीन की डिपार्टमेंट है, मशीन आवर के बेसिस पे बांटोगे। जनरल सर्विस लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, लेबर आवर के बेसिस पे बांट दोगे, ठीक। अब यहां देखना, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो उस पर खर्चा चार्ज कैसे होना है? M1 M2 मशीन आवर के बेसिस पे बन रहे हैं, मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट होगा, तो इनका खर्चा निकालेंगे पर मशीन आवर रिकवरी रेट। एंड A1 डायरेक्ट लेबर आवर, तो खर्चा निकालेंगे रिकवरी रेट पर लेबर आवर। तो ये देखो, मशीन आवर से डिवाइड कर दिया हमने दो को, M1 M2 और A2 को लेबर आवर। ये आ गया ओवरहेड रिकवरी रेट या ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद ये वैरायटी का क्वेश्चन आया हुआ ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए मैंने ये टेस्ट किया।
मन था मेरा लेबर टर्न ओवर पे एक बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करके देने को, जो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होता, पर मैं सोचा पहला टेस्ट है, ऐसा ना हो जाए कि बच्चे घबरा जाए। ठीक, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्टैंडर्ड आवर दिया है 100 और तीनों ने कितना घंटे काम किया है ये दे रखा है। तो स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर घटा देंगे तो तीनों का टाइम सेव आ गया। ठीक, बोनस के लिए जरा देखना यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड एंड बोनस। जब भी ऐसा रेंज करके दे अप टू फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, तो मैं क्या पढ़ाया था, दो तरीका है स्लैब अप्लाई करने का। एक सिंगल स्लैब अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेट है। एक होता है कंजुकेटिव स्लैब अप्लाई करने का, जैसे नहीं बोलता अप टू दिस एंड नेक्स्ट 10%, नेक्स्ट 10%, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसी को लिखा होता फर्स्ट 10% दिस, नेक्स्ट 10% दिस, नेक्स्ट 20% दिस, तो कंजुकेटिव स्लैब अप्लाई करते। प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा के क्वेश्चन तो करवा दिया आपको, लेकिन इंस्टीट्यूट बदमाश है। इसमें लगना चाहिए था कि मान लो ए है, ये रहा 40% टाइम सेव है स्टैंडर्ड टाइम का, तो 40% का मतलब ये रेंज में फॉल करता है, 20% ऑफ द टाइम से बोनस मिलना चाहिए, यानी कि सर 40 आवर टाइम सेव है, 2.5 रेट है, इसका 20% बोनस ये आना चाहिए, बोनस का अमाउंट। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं किया। इंस्टीट्यूट चाहे कंजुकेटिव स्लैब का क्वेश्चन आए या इंडिविजुअल स्लैब का, कंजुकेटिव स्लैब का ही कंसेप्ट अप्लाई करके करता है। ठीक और ऐसी बात नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया तो सब गड़बड़ लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। पुराने ऑथर का बुक मैंने देखा था पहले, पुराने ऑथर ने सही कर रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ऐसी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट से कभी सॉल्यूशन में गड़बड़ी हो जाती है। मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूं, आप ताकि नोट लिख दीजिए, या फिर कोई बात नहीं आपका ज्यादा मन है तो इंस्टीट्यूट का आंसर फॉलो कर सकते हैं। ठीक, कंसेप्चुअली थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, करने का दो तरीका, दो अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में लगता है। ठीक, हाँ, तो अगर कंजुकेटिव स्लैब अप्लाई करेंगे तो जरा देखना, सबसे पहले अर्निंग निकालने के लिए बेसिक अर्निंग, एक्चुअल आवर इंटू रेट, एक्चुअल आवर दिया है, रेट दिया है। बोनस मैंने बोला वर्किंग नोट पे आ जाओ अब देखो कंजुकेटिव स्लैब अप्लाई करना है, ए 40 आवर टाइम सेव किया है। अब यहां देखना टाइम सेव, अगर स्टैंडर्ड आवर तो 100 है ना, उसका 10% है, यानी कि फर्स्ट 10 आवर टाइम सेव है तो इतना बोनस। 11 टू 20, 11 टू 20 में नेक्स्ट 10% हो गया, नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए इतना बोनस। 21 टू 40, 21 से लेकर 40 20% है, यानी कि नेक्स्ट 20 टाइम सेव के लिए इतना बोनस। एंड 41 से लेके 100, यानी कि नेक्स्ट 60 आवर टाइम सेव है तो इतना बोनस देंगे। करेक्ट, कंजुकेटिव स्लैब जब भी अप्लाई करना हो टाइम सेव का ऐसे ब्रेकअप लिख लीजिए, फिर लगाइए। अब देखो 40 आवर है ना, फर्स्ट 10 आवर्स के लिए बोनस है 10%, ये रहा। ठीक, तो ये रहा टाइम सेव इंटू रेट इंटू 10%। नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए बोनस है 15%, टाइम सेव इंटू रेट इंटू 15%। नेक्स्ट 20 टाइम सेव के लिए 20 आवर्स 20% बोनस है, तो ये रहा। ऐसे कर लोगे तीनों का, ये बोनस लिख दोगे, तो ये आ गया टोटल अर्निंग। क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, एक टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर एंड ऑल्सो रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। पर आवर के लिए अर्निंग को एक्चुअल आवर से डिवाइड करनी पड़ेगी, ये रहा। चलो, होप करता हूं आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। खुद से इवेल्युएट अब आप कर सकते हैं कितना सही हुआ, करेक्ट हुआ। जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया था, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आपका कितना कौन सा पॉइंट पे मिस्टेक हुआ, कोई डाउट है टेलीग्राम पे पूछना है। नंबर क्या है टेलीग्राम का, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट करनी है नेक्स्ट टेस्ट में, और बढ़िया करना है, जो शेड्यूल है पढ़ाई करना अच्छे से। ठीक, चलो, होली वाले दिन पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, होली को जम के एंजॉय करना। ठीक है, चलो, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है, चलिए।